नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं अजय। काशी को उम्मीद है कि जो सपना उसे दिखाया गया वो जरूर पूरा होगा। आज शाम 4 बजे मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे काशी पहुंचेंगे। ऐसा दस्तक हो रहा है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हो वो पहुंच रहे हो, देश के मुखिया, विदेश के मुखिया पहुंच रहे हो काशी। काशी के इतिहास में शायद किसी विदेशी मेहमान के जबरदस्त स्वागत की इससे बड़ी तैयारी पहले नहीं हुई। पूरा दशाश्वमेध घाट फूलों से सजकर जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्वागत के लिए तैयार है। दोनों पीएम एक साथ गंगा आरती देखेंगे, काशी में मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बदलाव होगा, क्या क्योतो का सपना जमीन पर उतरेगा, और अगर उतरेगा और क्योतो बनाने की बात काशी की हो रही है तो आखिर क्यों? क्या दोनों के बीच में ऐसी लकीर है जो दोनों को जोड़ती है? ये तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे खास मेहमान काशी से मौजूद है अमिताभ भट्टाचार्य साहब, जो काशी के बारे में हमें बताएंगे। काशी का इंसाइक्लोपीडिया उनको कहा जाता है। वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ जुड़ रहे नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए आनंद विजय सिंह साहब, जो सालों से टोक्यो के निवासी हैं, वहाँ पर रह रहे हैं और जापान भारत सांस्कृतिक रिश्तों पर हमें बताएंगे, क्योतो के बारे में बताएंगे। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार साहब हैं, जो हमें समझाएंगे कि कहाँ उम्मीदें जहाँ जा रही हैं, राजनीति जैसी हो रही है, कांग्रेस धरने पर है, तो इस सब के बीच में कहाँ जाएगा काशी? और सिर्फ काशी तक ये यात्रा काशी के विकास तक सीमित होगी या पूरे उत्तर प्रदेश पर भी नजर जाएगी? लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। अरे मंच सज गया है और शंख बज गया है, दुल्हन सा ये बनारस हो अपना सज गया है। अबे मोदी मिल के साथ करेंगे काशी पे बात, टन 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 दना दन दन दन। काशी को उम्मीद है कि जो सपना उसे दिखाया गया वो जरूर पूरा होगा। काशी के इतिहास में शायद किसी विदेशी मेहमान के जबरदस्त स्वागत की ये सबसे बड़ी तैयारी है। पूरा दशाश्वमेध घाट फूलों से सजकर जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्वागत के लिए तैयार है। आपको दिखाया कि ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप जो घाट है वो शुरू होते हैं। लेकिन दिखाया कितना खूबसूरत सा ये गेट जो है इससे बनाया गया। पूरे घाटों को फूलों से सजाया गया है। तो घाटों पे जहाँ पे आरती होती है उसके पीछे का जो जगह है उस पर रंगोली की गई है। बड़ा खूबसूरत सी आप देखेंगे कि फूलों की ये रंगोली है। इसी जगह, ठीक इसी जगह बैठकर वो आरती देखेंगे। यहीं पर आरती के लिए जो मंच बनाएंगे फूलों से पूरा सजाया गया इसको। याद कीजिए इन तस्वीरों को, जब मोदी शपथ ग्रहण से पहले काशी आए और उन्होंने माँ गंगा का आशीर्वाद लिया, तब बनारस में जोश था, कुछ बदलाव होने की उम्मीद थी। लेकिन अब काशी में वैसा माहौल नहीं। लोग घोषणाओं से उकता चुके हैं और शायद इसीलिए मोदी जापानी पीएम के साथ बनारस आकर ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि काशी को क्योटो जैसा बनाने का जो सपना दिखाया गया है वो ज़रूर पूरा होगा। इसको पिक्चराइज और उस तरह से इसको स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। क्योटो एक अलग चीज़ है, उसको बसाया गया है, और वाराणसी बसी बसाई सिटी है, तो इसको क्योटो की तरह साफ सुथरा कर दिया जा सकता है। लेकिन उसको उस तरह से, वाराणसी को उस तरह से सुसज्जित नहीं किया जा सकता। आज से 54 साल पहले साल 1961 में भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने देश के सबसे प्राचीन शहर बनारस का दौरा किया था। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब जापान और भारत मिलकर भविष्य को एक नया आकार देना चाहते हैं। देखना है काशी में दो प्रधानमंत्रियों की एक साथ मौजूदगी क्या बदलाव लाने वाली है। शरद सेठ और विनोद मिश्रा के साथ न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। तो काफी फोकस में है इस वक्त काशी, और काशी इसलिए फोकस में है क्योंकि क्योतो बनाने की बात हो रही है। काशी जो मुश्किलों से घिरा एक शहर है, यूं कहें कि वहाँ दम घुट रहा है इस शहर को। यहाँ का ट्रैफिक देखिए, यहाँ के हालात देखिए। तो जो समझौते की बात हो रही है दोनों शहरों के बीच में, वो क्या क्या है, क्या क्या बातें हो रही है, ब्लूप्रिंट क्या है? 100 घाटों का सौंदर्यीकरण की होगा ऐसी बात कही जा रही है। ई लर्निंग स्कूलों की स्थापना होगी, ये भी एक एजेंडा है। विश्व स्तरीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात है। यहाँ पर 3,500 करोड़ का कुल बजट होगा जो इन सारी चीज़ों पर लगाया जाएगा। निजी कंपनियों से भी निवेश की उम्मीद की जा रही है कि वो भी भागीदारी करेंगे और लगाएंगे पैसे, और यहाँ पर काशी के कायाकल्प में और काशी को क्योतो बनाने में। जापानी कंपनी जाइका ने कमान संभाल ली है काशी के पुनरुद्धार के लिए। 2017 तक 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, ये भी बात आ रही है। प्रमुख मंदिरों तक जाने वाली सड़कों को बदला जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा।
फुटपाथ पर अंडरग्राउंड केबल और एलईडी लाइट्स लगेंगे। करीब 20 और सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा। जो मंदिर तक जाते हैं उनके अलावा जितनी सड़कें हैं, और गंगा के किनारों पर शहर बसाने की योजना है। आगे पुराना और नया बनारस की जो बात हो रही है, जनसंख्या के विकेंद्रीकरण के लिए नया शहर जरूरी हो गया है। ग्रेटर बनारस की बात हो रही है। गंगा के बीच टावर बनाने का भी प्लान है। टावर से पर्यटक गंगा को देखेंगे, गंगा की सुंदरता को निहारेंगे, गंगा की आरती को देखेंगे बीच गंगा जी से। गंगा में रंगीन मछली का पालन भी होगा, एक ये भी एजेंडा है। सॉलिड वेस्ट से खाद और बिजली बनेगी, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है। अब सवाल क्या आ रहे हैं कि काशी का भव्य और दिव्य बनाने में व्यवहारिक समस्याएं आखिर क्या क्या है। काशी को जो भव्य बनाया जाएगा और दिव्य बनाया जाएगा, क्या आधुनिकता बनारस की प्राचीनता को खत्म तो नहीं कर देगी? ये सबसे बड़ी चिंता है अमिताभ जी, इस पर काफी कुछ हमें बताएंगे। क्या मोदी का ये दौरा लोगों में एक बार फिर से भरोसा जगाने के लिए है, या फिर यहां से शुरुआत होगी जमीन पर? क्योंकि अब तक केवल बातें होती दिख रही हैं, जमीन पर बहुत कुछ बदल गया हो ऐसा बनारस जाकर के लगता नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत बदलाव जरूर हुए, साफ सफाई जरूर हुई है, लेकिन उसमें लोग ज्यादा कहते हैं कि ये स्थानीय सरकार और प्रशासन का काम अब तक दिखा है। तो क्या है आज का जो बड़ा दिन है? दो बड़े नेता, बड़े प्रधानमंत्री पीएम हमारे मोदी और शिंजो आबे साहब बनारस में मौजूद होने वाले हैं। तो ये इसके क्या क्या मायने हैं? मैं बाकी चीज़ों को समझूं इससे पहले एक बार अवधेश जी आपसे समझना चाहूँगा, ये कितना सियासी है ये दौरा, कितना या फिर कितना प्रैक्टिकल है, कितने नतीजा देने वाला है? नहीं, मैं इस दौरे को कतई राजनीतिक दौरा नहीं मानता हूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी के काम करने की एक शैली है कि वो जो कुछ भी आयोजन हो, प्रसंग हो, जो घटना हो, वो जो कुछ चाहते हैं उसको इतने व्यापक पैमाने पर उसको करो और इस प्रकार से पेश करो कि उसका अधिकतम प्रचार मिले और जो हम चाहते हैं उसके लिए अधिकतम लाभ मिले। इसी पर तो ऐतराज है कांग्रेस को, कह रहे हैं कि झूठे वादे केवल करते हैं, झूठे सपने दिखा रहे हैं। कांग्रेस, मैं उस टिप्पणी पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इस विषय को मैं राजनीति में ले ही नहीं जाना चाहता हूं। कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस, आप जानते हैं कि इतने सालों तक राज किया है। नरेंद्र मोदी ने काशी को लेकर कुछ बातें कही थी मेरे सामने। जो उनका क्योटो का भाषण है वो भी मेरे सामने है, क्योटो का दौरा भी मेरे कंप्यूटर पर खुला हुआ है वहां के, तो वो उस पर भी मैं आऊंगा। और बाकी हमारे सामने वहां के जानकार बैठे हैं। देखिए, काशी के बारे में उन्होंने कहा था कि इसको भारत का सांस्कृतिक केंद्र, वैसे तो उन्होंने राजधानी शब्द प्रयोग किया था। और आपको पता है कि दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक जो काशी है उसको मोक्ष की नगरी माना गया है। कहा गया है कि जिसको कहीं भी गति नहीं मिलती है उसको वाराणसी में गति मिलती है। तो वो एक है। साथ ही साथ ये दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन का केंद्र भी बने कि लोग पर्यटन करने आए, उनको मनभावन दृश्य मिले, यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा मिले, मानसिक शांति का माहौल हो, और साथ ही ऐसा बाजार हो जहां से काशी के से जुड़ी हुई जो ऐसी चीजें हैं, जो वहां की कला है, जो शिल्प है, उन सबकी वो खरीदारी भी कर सके। और साथ ही साथ यहाँ आने के बाद उनके मन में एक भाव पैदा हो कि ऐसा स्वच्छ और पवित्र शहर दुनिया में कम देखने को मिलता है। आज का जो ये मौका है जिसमें तो दो बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, क्या आपको लग रहा है कि यहां से इन सारी चीजों की उम्मीद जगती है कि यहां से ऐसी बातें आएंगी निकल करके, ऐसे रास्ते बनेंगे? देखिए, उम्मीद तो पिछले वर्ष ही जगी थी जब क्योटो के जो वहां के मेयर हैं उनके बीच और जो भारत के राजदूत थे उनके बीच समझौता हुआ था। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी वाराणसी का, केवल बातें ही वाराणसी का। नहीं, देखिए, कोई भी चीज ऐसा है कि इस विषय पर हम जाएंगे कि कितना हुआ है तो फिर निराशा होगी, कितना होने वाला है इस विषय पर हमको बात करने की ज्यादा जरूरत है। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, मैं पूछूंगा कि कब तक हम ये देख पाएंगे कि कितना हुआ, कितना होने वाला है, ये भविष्य काल में हम कब तक बात करते रहेंगे। लेकिन मेरे साथ बहुत ही अच्छे मेहमान एक जुड़े हुए हैं, आनंद विजय सिंह साहब। जो सवाल ये उठ रहा है कि क्यों क्योटो, काशी को क्योटो ही बनाने की बात क्यों हो रही है? दुनिया में बहुत से शहर हैं, बहुत से डेवलप्ड शहर हैं, मॉडर्न शहर हैं, क्योटो ही बनाने की बात क्यों हो रही है? आनंद जी, आप हमें समझा सकते हैं, आप तो जापान में रह रहे हैं, आपका व्यवसाय जापान में है। सबसे पहले तो जो क्योटो से तो काशी को जो क्योटो बनाने की बात आ रही है उसका एक संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहता हूँ। जापान का जो क्योटो शहर है वो जापान का आध्यात्मिक राजधानी है।
और काशी को आध्यात्मिक केंद्र बनाने की जो पहल मोदी साहब ने किया हुआ है अभी, उस विषय में दोनों के बीच जो समावेश है वो एक जैसी बिल्कुल का इतिहास रहा है। एक जैसा काशी को भी हम कहते हैं इतिहास रहा आध्यात्मिक है राजधानी दोनों का। कहते हैं। जी जी, तो जापान में जो क्योतो शहर जो डेवलप किया है और अपने आध्यात्मिक और प्राचीन विरासत को संभालते हुए जो डेवलपमेंट वहाँ पे है जी, वो काशी में करने में अभी जो पहल हो रही है वो काबिले तारीफ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आध्यात्मिक राजधानी क्योतो है और यहाँ काशी है, वहाँ भी प्राचीनता पुरातनता थी, बिल्कुल, और उसको भी बरकरार रखा गया। क्योतो शहर जो था वो कई बार उजड़ा है, दोबारा बसा है। अच्छा। और लेकिन अपने धार्मिक और प्राचीनतम विरासत को संभालते हुए बसाया गया। किस तरह से वो धार्मिक राजधानी है वहाँ पर, मतलब वहाँ पे जो जापान के अंदर जो शिंतो धर्म है, अच्छा, उसका मुख्य केंद्र क्योतो है। अच्छा, और जापान के अंदर शिंतो और बुद्धिज्म मेन ये दो रिलीजन है। और जो अब हिंदुत्व की तरफ जो उनका रुझान आ रहा है और योगा की तरफ जो रुझान आ रहा है, उसमें काशी एक अहम भूमिका निभाएगा आगे चलकर। तो काशी से ऐसे भी जुड़ रहे हैं। एक लाइन और जोड़ दूं, देखिए ऐसा है कि बनारस को क्योतो बनाने की बात नहीं हो रही है, क्योतो के अनुभव से सीख लेकर कि क्योतो अनेक बार उजड़ने के बाद साथ ही साथ मतलब एक समय ऐसा था कि क्योतो बिल्कुल गंदा शहर था, तो उसने कैसे अपने को स्वच्छ किया, वहां की जल निकासी प्रणाली कैसे हुई, वहां के मल निकासी प्रणाली कैसे हुई और किस प्रकार से वो लोगों में आध्यात्मिकता का भाव पैदा करता है। तोदो जी मंदिर भी गए थे जब नरेंद्र मोदी वहां गए थे, तो ये हम जो कह रहे हैं ना कि क्योतो नहीं बना देना है। जैसे उस समय अकबरुद्दीन जो विदेश विभाग के प्रवक्ता थे, उनका बयान में क्योतो से आपको एक लाइन में बयान है कि यह समझौता वाराणसी की विरासत, पवित्रता और पारंपरिकता को कायम रखने और शहर के आधारभूत ढांचे को आधुनिकतम बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही कला, संस्कृति और अकादमिक क्षेत्र में भी शहर के विकास में दोनों सहयोग करेंगे। तो वाराणसी की पारंपरिकता को, इसकी संस्कृति को, इसकी आबो हवा को बनाए रखते हुए किस प्रकार से क्योतो की तर्ज पर इसको वैसा ही स्वच्छ, वैसा ही आकर्षक, वैसा ही आध्यात्मिक से परिपूर्ण शहर बनाया जाए, ये मूल सोच है। मतलब वहां के अनुभव से सीख लेते हुए बिल्कुल, और उसका सहयोग भी, वह क्योतो के शहर के मेयर का जो समझौता है उनका सहयोग, जापान का सहयोग लेते हुए जी। देखिए इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ये तब संभव होगा जब हमारे अंदर एक बदलाव आएगा। सबसे बड़ी चीज है जापान के अंदर जो सिविक सेंस है वो 1.5 साल के बच्चे से शुरू हो जाती है। 1.5 साल का बच्चा वहाँ पे जब चलता है अपने फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, तो उनके हाथ में एक छोटा सा बैग होता है। अच्छा, वो बैग सिर्फ वो इसलिए कैरी कर रहा है कि वो उस उम्र से एक जिम्मेदारी लेना सीखे। अच्छा, जी, और ये मानसिकता हमारे यहाँ पे आना बहुत ही जरूरी है, तभी आप कोई बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव ला सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो अक्सर या तो बैग नहीं ले जाते या ले जाते तो किसी को साथ में ले लेते हैं जो धो सके, या तो वो बच्चा हो या पत्नी हो या कोई हो, तो बड़े भी नहीं अपना बैग धोना चाहते हैं यहाँ पर। बच्चों की बात तो छोड़ दीजिए। अमिताभ भट्टाचार्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काशी वरिष्ठ पत्रकार हैं और काशी के पूरी तरह से ज्ञाता है, एनसाइक्लोपीडिया है। अमिताभ जी, ये जो सारी बातें हो रही है, क्योतो के अनुभव के आधार पे काशी को ढालना और उसको मॉडर्न बनाना, उसकी प्राचीनता और पुरातनता, आध्यात्मिकता को बरकरार रखते हुए, आपको आपसे मेरी पीछे भी बात होती रही है, आपको इस पर आशंकाएं हैं कई सारी, क्यों, या आज भी आशंका है क्या? आज तो आप वहां पर पीएम पहुंच रहे, दोनों पीएम पहुंच रहे। नहीं, 2 पीएम पहुंच रहे हैं, 2 रामचंद्र पहुंच रहे हैं। इस अहल्या पाषाणी एक बैग जीवित हो जाएगी, इस तरह के सपना बनारस के लोग नहीं देखना चाहते। 2 शब्द आपने ही बोला, आध्यात्मिकता और आधुनिकता, ये कॉकटेल क्यों बनारस के साथ किया जा रहा है? बनारस को अपने स्वरूप में छोड़ दीजिए, 1, 2, 4, 10 नया बनारस बसाइए, इसके जनसंख्या को विकेंद्रित कर दीजिए। ये शहर स्वच्छ है, ये शहर सुंदर है, यहाँ के लोग असभ्य नहीं हैं, 5000 वर्षों से यहाँ पर सभ्यता विकसित है। ये जो एक बार मान लेना कि बनारस इज़ ऑलमोस्ट ए डेड सिटी, इसको कॉस्मेटिक सर्जरी करने की ज़रूरत आ पड़ी है, ये सोच खतरनाक है।
बनारस अपने मुमुक्षु भवन के लिए पहचाना जाता है, मेट्रो मॉल या मैटरनिटी सेंटर के लिए नहीं पहचाना जाता है। इस बात को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। सपना देखने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर वो यूटोपिया और साइंटिफिक रियलिटी दोनों फर्क है, और तो ये फर्क नहीं अमिताभ जी, क्यों आपको लगता है कि अगर कॉस्मेटिक सर्जरी हुई तो यहाँ मुमुक्षु भवन के लिए जो जाना जाता है वो उसका पर आघात आएगा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? एलईडी लाइट से गुजरते हुए अगर लोग मणिकर्णिका घाट जाएंगे तो क्या ये दोनों आपस में विरोधी बातें हो जाएंगी? क्या क्या बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर जी अगर इस शहर के स्ट्रक्चर को आप बदलने की बात सोचेंगे, अगर आप मेट्रो बनाने के प्रयास में शहर को खोदते हैं, ताश के पत्तों की तरह सारे भवन गिर जाएंगे। बनारस में लोग ये देखने आते हैं कि वो क्या है, ये कॉमन दीवार पर 3 मकान 300 साल से ऊपर खड़े हैं, सेटबैक की लड़ाई नहीं है, ये जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है इसे देखने लोग बनारस आते हैं। आइडेंटिकल स्काई कैपर बिल्डिंग देखने लोग बनारस नहीं आएंगे। और आध्यात्म के साथ व्यापारी जीवन को जोड़ना जरूरी है क्या? ये रथ देखने गए तो 1 दर्जन केला भी बेच दिए, इस तरह की सोच क्यों है? बनारस को उसके स्पिरिचुअलिज्म को किसी से सीखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर एक मंदिर नहीं है, यहाँ पर लगभग रजिस्टर्ड मंदिरों की संख्या 3000 है, जिसमें अधिकांश मंदिर गलियों के नैरो लेन्स के बीच में हैं। आप कहेंगे सड़कें सुंदर हो जाएं, इसके माने कुछ मकानों को स्वाहा कहकर ही आप मंदिर तक सड़क बनाएंगे। ये शायद ओवर एंथुजियाज्म हो जाएगा। हालांकि मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री या जापान के प्रधानमंत्री जी इस तरह के कोई एबनॉर्मल एक्सरसाइज की बात सोच रहे हैं। उन लोग बहुत सेंसिबली संवेदना के साथ बनारस को देखेंगे। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हैं यहाँ पर। देखिए अमिताभ जी जो सोच रहे हैं ना, वो थोड़ा उसमें मतलब मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग कल्पना कर रहे हैं उसको मालूम है कि बनारस के लोग असभ्य नहीं हैं। बनारस कभी असभ्य शहर नहीं रहा, एक जानदार जिंदादिल लोगों का शहर या क्षेत्र रहा है। वहां के लोगों को मालूम है कि गलियों में मकान जो है, एक मकान पर 3 मकान चढ़े हुए हैं, ये भी मालूम है। ये भी पता है कि उसको बनाने के लिए ध्वंस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस समय जो बनारस है, उस बनारस को अगर सांस्कृतिक राजधानी में परिणत करना है भारत की, और उसको केंद्र बनाना है, तो फिर उसके लिए उसी प्रकार की प्लानिंग करनी पड़ेगी जिस प्रकार की क्योतो में की गई थी। वो क्योतो का मतलब ये नहीं कि हूबहू क्योतो वहां उतार देना है। क्योतो भी इसी ढंग से एक घर पर 4 घर चढ़े हुए थे। किस ढंग से द्वितीय विश्व युद्ध में वो ध्वस्त हुआ था, किस ढंग से वहां हमले हुए थे, किस ढंग से वहां कूड़े करकट थे। तो अगर वहां की स्वच्छता बेहतर होती है, अगर वहां आरती में थोड़ा संशोधन होता है, वहां के घाटों की बेहतरीकरण होता है, वहां लोगों के आवागमन की सुविधा होती है, वहां ठहरने के बेहतर इंतजाम होते हैं, वहां की जो सांस्कृतिक परिकल्पना थी वो हूबहू उस रूप में लोगों के सामने आती है और विश्व का आकर्षण का केंद्र बनता है, तो इसमें कोई क्षति नहीं है। कि मैं अमिताभ जी से एक चीज पूछूंगा, उसको हम स्मार्ट नहीं, एक सिनर उसको स्मार्ट में अमिताभ जी जो कह रहे हैं ना, वो एक डूम्सडे का पिक्चर है कि जैसे वाराणसी को ध्वंस कर देने का और उसकी पूरी परंपरा संस्कृति नष्ट होकर शायद होगी, वो कल्पना कोई नहीं कर सकता है। इतने बड़ी जनसंख्या को उठा करके कहीं बाहर फेंक के आप जो बात कर रहे हैं, मैं उसी को एक शक्ल देकर के अमिताभ जी से समझना चाहता हूं। अमिताभ जी, मैं जब यहां से अक्सर मैं जाता रहता हूं बनारस किसी न किसी कवरेज के लिए, वहां मैं जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि तारों सभी गलियां बहुत कम है, सड़कें बहुत कम चौड़ी हैं, उस पर भीड़ भाड़ होती है, गाड़ियां बनारस में चलती दौड़ती नहीं है, सरकती हैं, तारों का जाल है ऊपर में, बिजली के जो तार हैं वो बड़े भद्दे बनाते हैं इन गलियों को, सड़कों को। सड़क किनारे जो नाले हैं उससे पानी ओवरफ्लो करता रहता है सड़क पर। क्या आपको लगता है कि इन सबको सुधारने की जरूरत नहीं है? एकदम है। ये शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर 2 लाख लोगों के लिए है, या 33 लाख लोग रहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जनसंख्या का विकेंद्रीकरण। और बनारस को भारत सरकार की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है सांस्कृतिक राजधानी बनने के लिए। ये सांस्कृतिक राजधानी थी, है और रहेगी। इसके लिए हमको कोई गवर्नमेंटल सील नहीं चाहिए। ये बात स्मरण रखिए
ये एक नई परिकल्पना है। बनारस को कोई सर्टिफाई करेगा भारत के सबसे प्राचीन शहर को कि हाँ हम आध्यात्मिक हैं, हम सांस्कृतिक हैं? जी नहीं, ये भी बात नहीं हो रही है। नहीं, इसी ढंग से कहा जाता है कि भारत तो विश्व गुरु था ही, इसको कहने की क्या जरूरत है? तो आखिर दुनिया के सामने अमिताभ जी दुनिया के सामने आजकल अपने को सही तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत होती है। अब आज का जो कार्यक्रम है, अगर उस वहां की जो आरती हो रही है 45 मिनट की, शिंजो अबे उपस्थित है, जो पूरा वातावरण है, ढोल है, नगारा है, रिद्धि सिद्धि, सारे कार्यक्रम जो हम लोग हमने जो नोट किया है, उससे क्या होगा कि वर्ल्ड मीडिया में चीजें जाएंगी। सुनिए अमिताभ जी, वो वर्ल्ड मीडिया में चीजें जाएंगी और लोगों का आकर्षण हुआ कि अच्छा एक बार वाराणसी भी चलो यार, वो भी एक शहर है। तो वो सब प्रचार की जरूरत आज के बाजार के युग में होती है। एक जानकारी आपको दे दूं, जिस आरती की बात आप कर रहे हैं वो मेरे ही द्वारा शुरू किया गया है। रिद्धि सिद्धि की परिकल्पना भी मेरी है। मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी, मैं पवित्रता के दृष्टि से काम करता था। चलिए ठीक है, तो एक आनंद जी, आनंद विजय जी शुरू किया गया है। जी अमिताभ जी, आनंद विजय जी हैं जो जापान में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं, दोनों जगहों को ये बखूबी जानते हैं, काशी को भी क्योतो को भी। अमिताभ जी, आप लगातार जो ये बहस आप सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? हमें क्या काशी को, काशी जैसा कि अमिताभ जी कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए उसको, केवल वहां का जो बोझ है वो हटा दीजिए, आप आबादी को शिफ्ट कर दीजिए। वहाँ के पॉपुलेशन जो, जैसा अभी अमिताभ जी बता रहे हैं कि 2 लाख लोगों के हिसाब से वहाँ पे प्लानिंग था, 35 लाख लोग रह रहे हैं, तो ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है सरकार के पास जो कि एक साथ विस्थापित करके अलग अलग जगहों पे शिफ्ट कर दे उनको। इसी चीज़ के लिए जो हमारे टाउन प्लानर्स हैं वो कुछ तो प्लान किए, तभी तो इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए बोल रहे हैं। क्योतो से तुलना किया जा रहा है, क्योतो से भी कुछ ऐसा जानकारी वो लिए होंगे, कुछ विचार विमर्श हुआ होगा दोनों सरकारों के बीच में, जिसके आधार पे ये आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अब तो अभी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा कि हमारे धार्मिक संस्कृति इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का प्लान सरकार का है। ऐसा कुछ नहीं है। क्योतो में भी हम जाते हैं देखने के लिए, वहाँ पे भी वो भी हज़ारों साल पुराना शहर है, वहाँ पे और काशी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आध्यात्मिक तौर पे भी वहाँ पे जो सिविक फैसिलिटी है वो तो आप तुलना ही नहीं कर सकते दोनों जगहों का। तो अगर इस क्षेत्र में अगर सरकार बढ़ रही है आगे, तो उसका आप लोगों को भी स्वागत करना चाहिए। ये किसी तरह का यहाँ पे विरोध नहीं है, ये सरकार काशी के लिए ही कर रही है। जी, तो ये तो प्लान है कि एक ग्रेटर बनारस बनाए जाने की, अमिताभ जी, आबादी को यहाँ से ताकि शिफ्ट किया जा सके और गंगा के किनारे शहर बसाए जाए, ये भी प्लान का हिस्सा है जो मैं ब्लूप्रिंट अभी पढ़ के बता रहा था। तो अगर प्राचीनता, आध्यात्मिकता अक्षुण्ण रहे और उसके बाद जितना उसमें सुधार किया इसके सिविक फैसिलिटीज में, तो क्या दिक्कत? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है फिर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 10 दिन में शहर को जिस तरह से सफाई किया गया, मेरे अपने जीवित काल में इतने स्वच्छ शहर मैंने नहीं देखा। इसके माने यहाँ के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चाहे तो रोज इस काम को कर सकती है। यही मेरी दिक्कत है कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज है उसको ही प्रॉपरली ऑपरेट नहीं होता है। और बनारस के लोगों की चिंता उस बाप माँ की तरह है जिसका बच्चा ऑपरेशन टेबल में है। भले ही दुनिया के सबसे बड़ा सर्जन सर्जरी करता हो, बाप माँ जब तक मरीज वापस नहीं आ जाता है बिस्तर पर डरा रहता है। हम लोग डरे हैं, इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है। और हमसे पॉलिटिकल साइकोफेंसी की उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए। बनारस को पॉलिटिकल साइकोफेंट नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल अमिताभ सर, हो भी नहीं सकता है बनारस पॉलिटिकल साइंस। नहीं, वाराणसी कभी साइकोफेंट हो भी नहीं सकता है जो वहाँ के लोगों का समय खत्म हो रहा है। अमिताभ सर, भी नहीं सकता है। एक अभी जैसा आप बता रहे थे कि पिछले 10 दिनों में जो साफ सफाई ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हुआ है, सरकार की तरफ से हुआ है, तो ये उस चीज को जो हम लोग वहाँ जो रह रहे हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस पर भी हम बात करेंगे आगे। अभी इस बुलेटिन में मेरे पास समय खत्म हो गया है। लेकिन ये जो अचानक दिवाली की सफाई नजर आती है एक दिन में जो कह रहे हैं, या
आप जो जितनी सारी बातें कह रहे हैं उसके जमीन पर उतारने की बात है। वाराणसी की भाषा है, उसको भी समझिए। अमिताभ जी वाराणसी की भाषा बोल रहे हैं कि ऐसी सफाई। चलिए, तो ये एक स्थायी तौर पर अगर होने लग जाए यहाँ पर, इसकी उम्मीद हमें करनी चाहिए और आज इसकी शुरुआत हो जाएगी जमीन पर उतरने की। ये भी एकदम समय नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि बिल्कुल समय खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अमिताभ जी, अवधेश जी, आनंद जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।